Hello guys, let's be back with our marketing management. So we have an exam tomorrow. We'll start with introduction to marketing. Now, what is marketing? Marketing is basically fulfilling needs, wants, and demands of customer. Now, how will you fulfill those demands? By product, services, experiences. Products can be like toothpaste or your pencil or your books. Now, what are services? If your teacher is teaching you, he's giving you his services. Now what is experience? Let's say you went to some a social group or you went to a event, so you experienced it. It is your experience, that lifelong experience. अब इन प्रोडक्ट सर्विसेज और एक्सपीरियंस से हमें क्या मिलता है? हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. बेसिकली नीड्स क्या होती है? हमारी नीड्स होती है हमारी बेसिक नीड्स, मतलब फूड, शेल्टर, जो जो हमारी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करे, रोटी, कपड़ा, मकान. अब वांट्स क्या होती है? नाउ व्हेन यू हैव फुलफिल्ड योर बेसिक नीड्स, नाउ यू वांट समथिंग मोर. दाल रोटी के बाद यू वांट टू ईट मोमोज. दीज आर योर वांट्स. तो इन नीड्स और वांट्स से हमारी बनती है डिमांड्स. डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी. अब वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होती है? लेट्स से आपने रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी से खाना खाया. रेस्टोरेंट ए में भी आपने 100 रुपीज़ पे किया और रेस्टोरेंट बी में भी आपने 100 रुपीज़ पे किए. लेकिन रेस्टोरेंट बी में खाना सेम था, बट आपको सर्विसेज अच्छी लगी. आपको खाने से पहले पानी उन्होंने दिया, उसके बाद आपको डेज़र्ट मिला. और जो आपकी सेटिस्फैक्शन जहाँ पे है, क्या वो आपके 100 रुपीज़ के वर्थ है या नहीं है, वो है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन. अब एक्सचेंज. अब आपकी अगर डिमांड क्रिएट हुई, आपकी डिमांड थी लेट्स से मोमोज़ की, तो मोमोज़ की प्लेट लगवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी. अब आप हर रोज़ उस शॉप पे जाओगे तो आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा. ये क्या है? एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप. और ये सब कहाँ होगा? ये सब कहाँ पॉसिबल हो पाएगा? मार्केट में. और फिर वही मार्केट से हमारी क्या बनती है? नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स. लेट्स से आपको पता ही नहीं है कि कोई ऐसा मतलब डिश एग्जिस्ट करती है, तो आपकी वांट भी नहीं होगी, वो आपकी डिमांड भी नहीं होगी. नेक्स्ट अप वी हैव इज आर प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज़ बेसिकली आर मीडियम. मीडियम किस चीज़ का? नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने का. अगर प्रोडक्ट लेट्स से मोमोज़, हमें पता ही नहीं था कि मोमोज़ जैसी कोई डिश होती है, तो हमें सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी? वो हमारी नीड और डिमांड कैसे बनेगी? और अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ज़रूरी थोड़ी है कि जिसको आप टच कर सकते हो, जिसे खा सकते हो या जिसे यूज़ कर सकते हो, वही प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट हर वो चीज़ है जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है. हमारी सर्विसेज भी प्रोडक्ट है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी प्रोडक्ट है. अगर हम कैब करके जा रहे हैं, वो भी एक प्रोडक्ट है. मुझे यहाँ से विश्वविद्यालय जाना है, मुझे कैब की ज़रूरत है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो मेरी सर्विस है. या अभी इस संडे को लेट्स से कोई टेक्नो फेस्टिवल हो रहा है, या डीजे स्नेक का कोई फेस्टिवल हो रहा है, वो क्या है? वो भी प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मुझे मेरी सेटिस्फैक्शन मिल रही है. अब हर कस्टमर की अपनी प्रीफरेंस हो सकती है. जैसे किसी कस्टमर को लेट्स से अगर रॉक म्यूज़िक पसंद है, तो किसी को क्लासिकल म्यूज़िक भी पसंद हो सकता है. या किसी को अगर आईफोन पसंद है, किसी को एंड्रॉयड भी पसंद हो सकता है. और उसके अलावा उसकी परचेजिंग पावर पे भी डिपेंड करता है. अगर मेरी औकात ही सिर्फ एम आई ख़रीदने की है, मैं कैसे सोच रहा हूँ कि मैं 15 प्रो मैक्स ख़रीद सकती हूँ? तो परचेजिंग पावर भी ज़रूरी है अपनी डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए. अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है एबिलिटी टू सेटिस्फाई नीड्स. ये एक वो परसेप्शन है जिससे मुझे पता लगता है कि ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. लेट्स से अगर मैं मेरे फ़ोन पे 50,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. या मैं कहीं पर किसी फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हूँ और मेरा 5,000 रुपीज़ बिल आ रहा है, तो वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. या मुझे सिर्फ वो 50 रुपये की थाली सेटिस्फाई कर रही है. तो अगर वैल्यू से ही हमारा एक्सचेंज होता है. अगर लेते हैं आप कहीं गए और आपको किसी ने फ्री में खाना खिलाया, तो वो अच्छा होगा, बुरा होगा, तो आपको तब भी अच्छा लगेगा, ठीक है फ्री में मिल रहा है ना. लेकिन उसी खाने के लिए अगर आप 100 या 500 रुपीज़ पे करोगे, तो आप उसे जज करोगे, नहीं इसकी तो वैल्यू तो सिर्फ 100 रुपये की है, तो मैं 100 रुपये में भी खा लेता, मेरे 500 रुपये बर्बाद हो गए. तो एक्सचेंज होना मार्केट में ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर नीड्स. उसके बाद क्या आता है? हमारा मार्केटिंग एक्सचेंज क्या होता है? एक एक्सचेंज करने के लिए हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है. और जब हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दोनों साइड में कुछ वैल्यू होनी चाहिए. जैसे मैंने एक आईफोन ख़रीदा, लेट्स से आईफोन 15 मैंने ख़रीदा, इसके लिए मैंने 1 लाख रुपीज़ पे किए.
तो अब वो फ़ोन की वैल्यू 1 लाख रुपए की वर्थ है या नहीं है। जैसे शॉपकीपर ने मुझे फ़ोन दिया, मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए, अब ये दोनों एक दूसरे के वर्थ हैं या नहीं है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। अब कोई भी नीड सेटिस्फाई करने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उस शॉपकीपर को कैसे पता लगेगा कि मुझे आईफोन 15 की ज़रूरत है, या मुझे रेडमी की ज़रूरत है, या मुझे सैमसंग की ज़रूरत है। कंसेंट, लेट्स से मुझे आईफोन 15 पसंद है, मैं उस शॉप पे गई, मैंने बॉक्स उठाया और मैं आ गई और मैंने बोल दिया कि ये मैंने ख़रीदा है। कैसे ख़रीदा है? कंसेंट होना ज़रूरी है। क्या सामने वाले ने आपको परमिट किया उठाने के लिए या नहीं किया? ऐसी सर्विसेज है, कोई ऊबर की कैब खड़ी थी, आप उसमें जाके बैठ गए कि मुझे तो विश्वविद्यालय जाना है, और आप उतर गए और आप बिना पैसे दिए चले गए। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, ये तो ऑलरेडी बुकड है। तो उसमें बैठने के लिए और या प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने के लिए कंसेंट की ज़रूरत है। और जहाँ कंसेंट होता है वहाँ ऑब्वियसली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो अब मार्केटिंग एक्सचेंज क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट, जैसे अब मान लो मार्केट में डिमांड चल रही है कि अब इस पेंसिल की जगह ना वो क्लिक वाली पेंसिल अच्छी लगती है, बच्चों को ये अच्छी नहीं लगती, बच्चों को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, ये नर्सरी क्लास का रेडमी है, उनको चाहिए आईफोन, उनको चाहिए क्लिक वाली पेंसिल। तो क्या है, उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है। तो डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लायर्स को भी पता लगेगा ये डिमांड है। जो डिमांड है वो कम्युनिकेट होगी, कम्युनिकेट होने के बाद फिर वो डिलीवर होगी, और डिलीवर होने पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे अमेज़ॉन से आपने कुछ ख़रीदना है, अब आप अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो कि जो टिश्यू पेपर्स है ना वो ऑर्गेनिक हो। अब आप बार बार सर्च करो लेकिन वो है नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो लोग मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं कि किस चीज़ की डिमांड चल रही है। अब मान लो अमेज़ॉन जो ये पेपर टॉवल्स बनाते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं कि अब वो लोग को थोड़े ऑर्गेनिक चाहिए। अब उस कम्युनिकेशन के बाद वो डिलीवर होता है, फिर मैंने ऑर्डर किया, मेरे पास डिलीवर हुआ, तो वो मुझे लेने के लिए कुछ एक्सचेंज में देना पड़ेगा। तो वो क्या है, हमारा मार्केटिंग है। नाउ what next up we have is importance of marketing. मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है कि जो कस्टमर्स को आप एंगेज करके रखते हो। अब आप जैसे लेट्स से कोलगेट का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने कोलगेट का टूथपेस्ट बना लिया, हाँ ठीक है, उसकी डिमांड है। अब 20 साल से वही कोलगेट चल रही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो वो क्या है, फिर वो कस्टमर जुड़ा नहीं रहेगा। गुडविल बनती है अगर आप अच्छे से प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो। तो अगर आप जाओगे तो आप ये नहीं बोलते कि मुझे एक टूथपेस्ट दे दो, मुझे कोलगेट दे दो। हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप एंड इट्स मैनेजमेंट। अब कस्टमर की आपकी तरफ लॉयल्टी बढ़ती है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है उसकी मैनेजमेंट के साथ। जैसे अमेज़ॉन है, अगर मुझे कुछ पता है कि मैं कोई ऐसी नई कुछ वेबसाइट से कुछ खरीदूंगी, तो मुझे उस पर ना ट्रस्ट नहीं है, मेरा उससे रिलेशनशिप नहीं है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फुलफिल होगी या नहीं होगी। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स। अगर आपका कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आप अच्छे से मार्केट कर रहे हो। आपने देखा होगा टीरा ब्यूटी एक ऐप चल रहा है, उन्होंने इतनी मार्केटिंग की कि उनकी सेल्स एकदम से बढ़ रही हैं। एक्सपेंड रीच ग्लोबली। जैसे ब्रांड्स है टाटा, रिलायंस, बोट, एप्पल, इनका क्या है कि ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स नहीं है। ये जैसे ओबरॉय ढाबा है साउथ दिल्ली में, तो वो क्या है, वो बस उधर ही लिमिटेड है, वो चाहे कितना ही अच्छा है। लेकिन वहीं कोई ऐसी मैकडोनल्ड्स है, वो ग्लोबली है, वो आपको हर जगह मिलेगा। ये भी क्या है, मार्केटिंग है। हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। जहाँ कम्युनिकेशन होगा, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई होगी, वहाँ एक सप्लाई चेन भी क्रिएट होगा। हेल्प्स इन ईज ऑफ कस्टमर्स। आप वो प्रोडक्ट्स बनाते हो जो कस्टमर की लाइफ को ईजी करते हैं। जैसे लेट्स से मुझे ज़ारा से कुछ ख़रीदना है, लेकिन मैं एक ऐसी सिटी में रहती हूँ जहाँ ज़ारा का शोरूम नहीं है। तो क्या होगा, ज़ारा ने अपनी वेबसाइट बनाई है कि जिन कस्टमर्स को लेना है वो डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। ये क्या है, आप कस्टमर की लाइफ में ईज़ क्रिएट कर रहे हो। हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप अपनी चेन इतनी बढ़ा दोगे, सप्लाई चेन इतनी होगी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। हेल्प्स इन मेकिंग सोसाइटी बेटर। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो क्या है, इको फ्रेंडली होती जा रही है। पहले क्या आता था, पहले जो स्पून्स आते थे हमारी डिलीवरी में, वो आते थे प्लास्टिक स्पून्स आते थे। अब कैसे स्पून्स आते हैं, अब हमारे वुडन स्पून्स आते हैं। रेजेस लिविंग स्टैंडर्ड, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। उसके बाद क्या है, फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग क्या है, सबसे पहला है हमारा
प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारे शॉपर्स हैं, जो हमारे बायर्स हैं, वो किसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे, उन प्रोडक्ट्स की तरफ इंक्लाइंड होंगे जो एक्सेसिबल है और एक्सेप्शनली रीजनेबल है। जैसे आप कॉलगेट ले लो, कॉलगेट है, या आप टूथब्रश ले लो, ठीक है, टूथब्रश है, अगर आप कोलगेट का टूथब्रश लेने जाओगे वो आपको 30 रुपीज़ का मिल जाएगा और आप जिस शॉप पे जाओगे आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बैम्बू ब्रश लेने जाऊँ, ठीक है, एक तो वो 150 रुपीज़ का, और वो मुझे ढूंढने पे ही मिलेगा, वो मुझे हर जगह मिल ही नहीं सकता। तो वो क्या है, एक्सेसिबल तो नहीं है, और वो कहीं ना कहीं हर कस्टमर के लिए रीज़नेबल भी नहीं है। इसीलिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रोडक्शन कंपनी है, वो किस पे अटेंशन देनी चाहिए कि, और वो अब क्या है, बैम्बू जो है वो हमें कम मिलता है। जहाँ पे कोलगेट वाले 1 लाख यूनिट्स एक महीने में बनती है, वहाँ ये सिर्फ 100 यूनिट्स 1 मंथ में बनती है। अब 100 यूनिट्स बनेगी तो लेबर की कॉस्ट है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, सेलिंग की कॉस्ट है, ये सब कॉस्ट से इसकी कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगी। अब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोडक्शन को बढ़ाए और डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी को बढ़ाए कि अगर मुझे बैम्बू ही चाहिए तो वो हर शॉप पे अवेलेबल हो। अब क्या होगा, अगर हम अपनी इकोनॉमी सेल्स बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो सेल ज़्यादा बढ़ेगी। ये क्या होता है, ये इंटरडिपेंडेंट होता है। अगर हमारी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो, और कॉस्ट ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे अब जो ये बैम्बू वाली है, लोगों को पता लग गया कि ये बैम्बू ब्रश ना बहुत हेल्दी होते हैं। पहले इनकी 10 रुपीज़ की ही डिमांड होती थी, अब डायरेक्टली इनकी 1000 की डिमांड हो गई। तो पहले जब 10 की डिमांड थी तो 100 की क्या होती थी हमारी सप्लाई, अब 1000 की डिमांड है तो सप्लाई अब भी 100 की है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, कॉस्ट को कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है हमारा, कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, उसको एनहांस करते रहना चाहिए। जैसे मैंने ये बुक बनाई, ये मैंने बुक बना के छोड़ दी और ये बहुत ही रद्दे पेपर की बनी हुई थी, ठीक है। अब जिन्होंने अब क्या उन्होंने देखा सप्लायर्स ने कि इस बुक की डिमांड बढ़ रही है, तो इस बुक की डिमांड को एंगेज करने के लिए कि डिमांड ये ऐसे ही बनी रहे, उन्होंने क्या किया, इसकी पेपर की क्वालिटी को अच्छा किया। फिर पेपर की क्वालिटी पे ध्यान देने के बाद उन्होंने इस बुक को कलर्ड कर दिया ताकि और लोग इससे मोटिवेट हो और एंगेज रहे प्रोडक्ट की तरफ। हमेशा जितना बेटर प्रोडक्ट होगा उतनी एक्साइटमेंट रहेगी कस्टमर्स में। जैसे आईफोन, लेट्स से जब आईफोन 3S आया था या आईफोन 4S या आईफोन 5 आया था, उन्होंने 5 के बाद बनाना ही छोड़ दिया, उन्होंने वही आईफोन 10 साल तक चलाते रहे। अब क्या होगा, पहले तो लोगों में एक्साइटमेंट थी कि आईफोन है, फिर वो क्या होगा, लोगों में एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी कि इसमें तो कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं है। तो साथ साथ इम्प्रूवमेंट लेके आना भी, ये भी एक प्रोडक्ट कंसेप्ट है कि उन्होंने हर साल डेवलप करना या उसमें उसके सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना। सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना भी क्या है, हमारा सर्विस ही है। Better product always create excitement among customers and are consistently invited by the customer. प्रोडक्ट क्या है हमारा, एक सिर्फ एक सिंगल कंसेप्ट नहीं है हमारा एग्रीगेट मार्केट का। जब कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट दिया जाता है इवन एट हाई प्राइस, तो वो उसको एक्सपेंसिव कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मान लो पहले मेरे पास 10,000 रुपीज़ का रेडमी था, अब मैंने लेट्स से आईफोन खरीदा 80,000 का, तो क्या है, अगर मैं उसमें 70,000 एक्स्ट्रा दे भी रही हूँ तो तब भी मैं क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो मैं उससे एक्सपेंसिव देने के लिए भी रेडी हूँ। अब कोई जाके खरीदे सरोजिनी से और कोई खरीदे ज़ारा से, सरोजिनी में जो 100 रुपये का आएगा उसको पता है कि ज़ारा में वो 2,000 रुपये का आएगा, लेकिन वो उसकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी रेडी है। अब सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कंसेप्ट माना जाता है कि जो हमारे सेलर्स हैं उनका ध्यान सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करने में है, इसमें ध्यान नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे मैंने एक ऐसी पेंसिल बना दी जो चलती ही नहीं है, जो मैं ऐसे लिखूंगी भी तो वो कुछ दिखेगा ही नहीं। अब वो बेचने पे लगे हुए हैं, उनका क्या है, उनका एफर्ट सिर्फ किस पे, बेचने पे, उसका इस पे नहीं है कि वो जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब आप जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मेट्रो स्टेशन पे एंटर करते हो तो वो SBI क्रेडिट कार्ड वाले बैठे होते हैं। अगर वो हर रोज़ आपके पीछे पड़े रहे कि खरीद लो, आपको क्या होगा, आपको ये हो जाएगा कि कुछ मर्जी हो जाए, अब मैं इनसे नहीं खरीदूंगा। तो वो कस्टमर कभी कभी अफेंड हो जाते हैं, वो एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट चला जाता है।
प्रैक्टिस द सेलिंग आइडिया व्हेन दे हैव ओवर कैपेसिटी. अब जैसे मैंने पेंसिल बना तो ली, ठीक है, मुझे पता है ये पेंसिल अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने इसकी इतनी यूनिट्स बना ली कि अगर ये रखी रही तो वेस्ट जाएगी. तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दे देती हूँ कि बस ये जैसे तैसे बिक जाए, और उस पर ध्यान नहीं देती कि ये कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा. अब वो एक बार के लिए तो बिक जाएगी, जैसे एक बार तो कस्टमर ने खरीद ली, मान लो जैसे ये नटराज की पेंसिल है, ये बहुत बेकार पेंसिल है, ये मैंने एक बार तो बेच दी, ज़बरदस्ती कस्टमर को बेच दी, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कस्टमर क्या होगा, उसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, अफेंड हो चुका है. अब आता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट. अब तक हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, हायर द प्रोडक्शन, लोअर द कॉस्ट, लोअर द कॉस्ट, हायर द डिमांड, और हायर द डिमांड, हायर द सप्लाई. प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या था, बेटर क्वालिटी, ठीक है, बेटर सेल्स. हमारा सेलिंग कंसेप्ट क्या था, ऑल एफर्ट्स ऑन सेल ओनली एंड नॉट ऑन प्रोडक्ट. अब हमारा आता है मार्केटिंग कंसेप्ट. मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अकम्पलिश करना है. हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमें प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बेचना है. आपने बहुत होटल्स देखा होगा. अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक होटल है, मैं होटल लीला ग्रैंड में गई, और वहीं मैं कोई टुचू पुचू से ओयो में चली गई. तो क्या फ़र्क है लीला ग्रैंड और ओयो में. जैसे ही मैं लीला ग्रैंड में गई, मेरा वार्म वेलकम हुआ, मुझे कॉफ़ी और टी ऑफ़र की गई, ठीक है, मुझे ड्रिंक्स ऑफ़र की गई, और मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक पैकेजेस रखे हुए थे, अच्छा खाना रखा था. अब वहाँ पे स्पा की फैसिलिटी भी थी, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, सब कुछ था. वहीं ओयो में गई, कुछ नहीं मुझसे पूछा, पानी नहीं था, उन्होंने ठीक है मुझे रहने को जगह दी और मैं चेकआउट करके आ गई. यहाँ चेकआउट करते वक्त मुझे एक रिटर्न गिफ्ट मिला और बहुत चीज़ें. तो ये क्या है, ये हमारा एक्सपीरियंसेस है. अब लीला ग्रैंड की भी मार्केटिंग है और ओयो की भी मार्केटिंग है, लेकिन लीला का जो फोकस है वो किस पे है कि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना. अकम्पलिशिंग बिजनेस ऑब्जेक्ट, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, सेटिस्फैक्शन. डिसाइडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट. लेट्स से इनका टारगेट मार्केट है हाई सोसाइटी, और इनका टारगेट मार्केट क्या है, कॉलेज के बच्चे, ठीक है. कन्वेइंग द आइडियल सेटिस्फैक्शन मोर इफेक्टिवली एंड प्रोफिशिएंसी देन कॉम्पिटिटर्स डू. अब लीला का कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है, ओबरॉयज हो सकता है. इनका कॉम्पिटिटर क्या हो सकता है, शीला वीला होटल और ये सब. इनका क्या है, रेडिसन्स है. तो अपने कॉम्पिटिटर्स को इफेक्टिवली और प्रोफिशिएंटली ज़्यादा कन्वे करना और ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फैक्शन देना. अब सेलिंग और मार्केटिंग में क्या होता है, बेच तो ये भी रहे हैं और बेच तो ये भी रहे हैं. इसमें ये क्या करते हैं, ये अपने कस्टमर्स की नीड्स को देखते हैं, कि ये देखते हैं कि जो हाई रिच सोसाइटी होगी वो क्या चाहेगी कि उनको उतनी ही वैल्यू मिले जितनी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये पहले डिसाइड करते हैं कि नीड्स और वांट्स क्या है, फिर ये एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन ये पहले एग्जीक्यूट करते हैं और फिर बेचते हैं, ये नहीं देखते कि क्या नीड है. तो जो हमारी सेलिंग अप्रोच होती है वो हमारी इनसाइड आउट मतलब अप्रोच होती है. ये अंदर से शुरू होती है. जैसे पहले ये प्रोडक्ट ए को बना लेते हैं, ये फिर उसको सेल करने में लगे रहते हैं. ये नहीं देखते कि इसकी तो डिमांड ही नहीं है. लेकिन हमारी मार्केटिंग अप्रोच क्या कहती है, ये पहले डिमांड चेक करती है कि डिमांड क्या है, फिर ये प्रोडक्ट ए को बनाती है और ये फिर बेचती है, ठीक है. इसलिए क्या है, ये आउटसाइड इन अप्रोच होती है. और मार्केटर्स इधर प्रॉफिट किससे कमाते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से. लीला यहाँ प्रॉफिट किससे कमा रही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से. जैसे टाटा है, जियो है. जियो ने क्या देखा कि मार्केट में अब ना इंटरनेट की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड आने वाली है. पहले 4G की थी, अब 5G की है. तो वो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं. अब ये थोड़ी है कि जियो का मन है नहीं मुझे तो 2G ही बेचना है, 2G ही बेचना है. ये सिर्फ 2G बेचने में लगी हुई है, बिक जाएगा, नहीं बिकेगा. क्यों, क्योंकि अब डिमांड 5G की चल रही है. PPNG है हमारा, पतंजलि, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब क्या है, ये सब जो ब्रांड इमेज किससे बनी है, ये कस्टमर को पहले रखते हैं. ये पहले बोलते हैं कि कस्टमर कम्स फर्स्ट, कस्टमर इज द गॉड. नेक्स्ट अप वी हैव
सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, सॉरी, ये क्या करते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं। इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टडी करना कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, और उनको सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगी, जो हम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं वो सस्टेनेबल है या नहीं है। आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं ग्लोबल उससे और ये सब चीज़ों से, तो वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि हमें वुडन जैसे स्पून में ही खाना है। अब अगर कोई भी बहुत अच्छा फूड भी होगा, लेकिन वो जो हमें कटलरी देगी वो प्लास्टिक की देगी, तो क्या होगा, वो ना कस्टमर को उस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। तो इनका ध्यान किस पे होता है, इनका ध्यान होता है कि इन्वायरमेंट पे भी ध्यान रहे, स्कार्सिटी ना रहे, रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो, और उनका वो सेटिस्फाई भी, और एक सस्टेनेबल मार्केटिंग इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देने वाली मार्केटिंग होती है ये, कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन को तो आपको पूरा करना ही करना है, साथ साथ आपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहना है। ये सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस है, बस वही है। सेलिंग कंसेप्ट कस्टमर पे ध्यान देती है, मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे। ये कस्टमर को क्या कहती है कि जो उनका प्रोडक्ट है उसको, कि वो उसको पॉजिटिव मान ले। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रोडक्ट को ही बेचना चाहती है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री होता है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एनालिसिस होता है। इनका पर्सपेक्टिव इनसाइड आउट है, इनका आउटसाइड इन है। ये सेलिंग कंसेप्ट हमेशा शॉर्ट टर्म रहता है, आपने एक बार बेच लिया लेकिन कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। इनका लॉन्ग टर्म रहता है कि आपने एक बार कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, कस्टमर बार बार आएगा। इनका बस क्या होता है, सामान बेच के रेवेन्यू जनरेट करना। इनका क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना, कि आपको अपना कस्टमर लॉयल बनाना है। इनका क्या है, बस बेचना है। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज असर्टेन एंड प्रॉफिट मार्जिन इज फाइनलाइज। ये क्या है, इनका क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, इनका मतलब पॉइंट क्या होता है कि बस अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाएं और प्रॉफिट मार्जिन कर ले, कि हमने 100 रुपये का सामान बस बनाया, 150 का बेचा, 50 रुपये मेरा प्रॉफिट है। इनका क्या होता है, मार्केट फीडबैक बहुत मैटर करता है। मार्केट फीडबैक इट असर्टेन एंड दैट्स हाउ प्रोडक्ट इज डेवलप्ड। पहले ये देखते हैं कि मार्केट में क्या ज़रूरत है। ये देखते हैं कि एक सिटी है जैसे अयोध्या है, अब अयोध्या में क्या हो रहा है, लोग जो टूरिस्ट है वो बढ़ेंगे, वो और उस मंदिर में जाना चाहेंगे, तो वहाँ पे क्या हो गया, और अच्छे अच्छे होटल्स खुलेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है हर टाइप के लोग आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है कि सब लोग मिल के मार्केटिंग करें। मतलब जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, लेट्स से आपने कोई फ़ोन बनाना है, तो फ़ोन बनाने के लिए एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो जो होलिस्टिक मार्केटिंग होता है कि सब डिपार्टमेंट मिलके अपने इंसाइट्स दे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ़ोन बनाने से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछे कि अब डिमांड क्या है। जैसे अगर सैमसंग ने फोल्डेबल फ़ोन निकाला तो R&D बोलती है और मार्केटिंग बोलती है कि लोग चाहते हैं कि आईफोन में भी फोल्डेबल फ़ोन आए। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट आके बोलती है कि हाँ इसकी सेल्स इतनी बढ़ सकती है, और फिर क्या करती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर बनाना शुरू करती है, और फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करती है कि हमें इस टाइप के इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होती है, ये वो कंसेप्ट है मार्केटिंग का, जो मार्केटिंग मेथोडोलॉजी क्या है कि बिजनेस को जनरल मान के चलती है, एक एलिमेंट नहीं, कि प्रोडक्शन एक एलिमेंट नहीं है, प्रोडक्ट हमारे एक एलिमेंट नहीं है, वो पूरा हमारा बिजनेस है। और बिजनेस हमेशा क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। अब इसमें इसके क्या मेजर एलिमेंट्स है, इंटरनल मार्केटिंग, कि एवरी वन ऑफ द डिविजन्स इन एसोसिएशन। मार्केटिंग किसके बीच में होती है, हर डिवीजन के बीच में। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है कि अपना कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना, इंटरनल एज वेल एज इंटरनल। जब तक आप अपने ही लोगों को सामान नहीं बेच सकते, आप बाहर के लोगों को कैसे बेचोगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं गाड़ियों की कंपनी में काम करती हूँ, जब तक मेरा खुद का एम्प्लॉय को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं होगा, तो वो बाहर के लोगों को कैसे पसंद हो सकता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सेल्स एंड इनकम डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस हॉलिस्टिकली बाय लेसिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंडिंग सेल्स। सब डिपार्टमेंट मिलके उस पर ऐसे एफर्ट्स डालो कि सेल्स और इनकम तब बढ़ेगी जब कॉस्ट हमारी कम होगी, कॉस्ट कम होगी जब सेल्स हमारी एक्सपेंड होगी। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट सर्विसेज एंड मार्केट ऑट टू वर्क कनेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अब मैंने फ़ोन तो बेच दिया, ठीक है, मुझे उसके बाद फ़ोन एक बार सेल हो गया, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। लेट्स से फ़ोन में कोई प्रॉब्लम थी, अगर हमारी जो कस्टमर सर्विस है वो अच्छी नहीं होगी तो दोबारा कोई फ़ोन खरीदेगा ही नहीं। या ऐसा मैंने मान लो iPhone 16 बन चुका है,
ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बना दिया, वो लॉन्च हो गया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, मार्केटिंग उनकी अच्छी है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है, तो वो कैसे खरीदेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट, अब क्या होता है, प्रोडक्शन मार्केटिंग मिक्स में 7 P's होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक होता है प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, उसके बाद आता है हमारा प्लेस, प्रमोशन। ये हमारे सबसे मेजर 4 P's होते हैं, और उसके बाद 3 P's होते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एक्सिस्टेंस। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है कि जो हम बना के बेचना चाहते हैं, ठीक है, आइडिया है, सर्विस है, एक्सपीरियंस है। प्लेस क्या होता है? द मनी, वर्क, टाइम एंड एनर्जी गिवन बाय अ कस्टमर इन सर्च ऑफ अ वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट इज ऑल टुगेदर प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे अगर मान लो मुझे ज़ारा से कुछ ख़रीदना है, तो वहाँ जाने, मतलब वो अगर मैं उसको स्पेशली ख़रीदने जा रही हूँ, तो वो क्या मेरे वर्थ इट है या नहीं है, ये है। या उस पर जो प्राइस मैं लगा रही हूँ, अगर मैं 2500 रुपीज़ की एक शर्ट खरीद रही हूँ, तो वो वर्थ इट है या नहीं है। उसके बाद होता है प्लेस मिक्स, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकती हैं। जैसे अगर ज़ारा है, ज़ारा गलियों में जाके किसी छोटे से घर के अंदर कोई दुकान बनी हो, तो क्या होगा, वो मुझे वर्थ इट लगेगा ही नहीं। लेकिन किसी बड़े से शोरूम में या कोई बड़े से मॉल के अंदर एक शोरूम बना होगा, तो वो मुझे कहीं ना कहीं वर्थ इट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल लोकेशन उसके प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, प्रमोशन एंड मार्केटिंग मिक्स, जैसे प्रमोशन क्या होता है? एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, सेल्स की उनकी प्रमोशन कैसे है। जैसे अपने एक आपने एक ऐड देखी होगी, जो मर्सिडीज़ और BMW की ऐड होती है, जिसमें जब मर्सिडीज़ का CEO छोड़ता है कंपनी को, तो BMW एक थैंक यू देती है अपने कॉम्पिटिटर को। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, वो भी एक मार्केटिंग है। या जैसे हमारा मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड्स में अलग अलग उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं। 3 P's कौन सी है हमारी? 3 P's है अब हमारी पीपल की। पीपल क्या है? पीपल ही हमारे लोग हैं जिनको हम मार्केट कर रहे हैं, जिनको हम बेच रहे हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, या जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट सपोर्ट है, जो भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, वो सब क्या है? पीपल है। प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा वेल स्ट्रक्चर्ड हो, कि पहले प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट बिकने के बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी, कस्टमर कंप्लेंट्स है तो वो हमारी कस्टमर सर्विस के पास जाएगी। ये सब क्या है? ये एक प्रोसेस है। अब फिजिकल एविडेंस क्या होता है? फिजिकल एविडेंस ये होता है कि आपका डिमांड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया कि मेरा एक प्रोडक्ट है, लेट्स से XYZ लैपटॉप है, बट आप अगर वो देखने गए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कि ये एक कन्फर्मेशन है कि मेरा ब्रांड एग्जिस्ट करता है। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग।